नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। इस वीडियो में आज हम 30 एग्जाम टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, आजकल जिस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, उसी तरह का प्रश्न इस वीडियो में है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो के एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा प्रश्न को देखते चले, याद करते चले। ये सभी जो प्रश्न है आपके आगामी जैसे बिहार दरोगा, पीटी एग्जाम, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, लेडी कांस्टेबल, बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्न को याद करते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आज का आपका रहा कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो जो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है फ्रेंड्स, तो वह कितने दिनों के लिए लागू रहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 सप्ताह तक लागू रहता है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा। इसका एक भी प्रश्न फ्रेंड्स आप स्किप नहीं कीजिएगा, सभी याद करते चलिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के मुंशी ने कहा था। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3, चंदन के पेड़ के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है, यानी किस प्रकार के वन में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं या उनके लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। देखिए भी प्रश्न सब पूछा ही हुआ है किसी न किसी एग्जाम में कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वन्य जीव संरक्षण से, वैज्ञानिक कृषि से, वनों का उन्मूलन से या वन संरक्षण से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन संरक्षण से। इसके जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे फ्रेंड्स, और वन संरक्षण के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए दिया हुआ वन्य जीव संरक्षण, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। याद रखिएगा चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, और ये पेड़ पौधों को जो काटता था फ्रेंड्स उसको बचाने के लिए अभियान चलाया गया था। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। वर्तमान में भारत का जो कुल भूमि का कितना क्षेत्र पर वन पाया जाता है, यही प्रश्न है फ्रेंड्स आपका। तो भारत का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20% पर है। ठीक फ्रेंड्स, 20% पर भारत का जो है वन अभी है फ्रेंड्स, और होना चाहिए कितना, तो 33% पर होना चाहिए। देखिए इससे एक सवाल और बनता है, वो पूछा भी जाता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना क्षेत्र पर वन होना चाहिए जिससे पर्यावरण संतुलन रहे। तो याद रखिएगा 33% है जो मानक है फ्रेंड्स, 33% पर होना अनिवार्य है, तभी क्या है पर्यावरण संतुलित रहेगा। लेकिन अभी भारत में कितना प्रतिशत पे है, तो 20% पे है। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, तो 20% है। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में वन कौन से फैले हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि सागौन तथा साल का वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। ये सभी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो सागौन तथा साल का वृक्ष है जो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है, वन में सागौन तथा साल का वृक्ष पाए जाते हैं। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 आपका है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है, इसका जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 6 वर्ष के लिए होता है। सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि फ्रेंड्स गांधी जी जो नमक कानून तोड़े थे वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए इस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी जी का दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है, तो सविनय अवज्ञा
हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा। सवाल नंबर 10 आपके सामने है फ्रेंड्स कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो कौन से सिख गुरु थे जो खुद को सच्चा बादशाह कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव सिंह ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखें कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि रबी फसल इनमें से कौन नहीं है, यानी कि 3 है जो रबी फसल है और 1 है जो रबी फसल नहीं है। आपका जौ रबी फसल है, गेहूं भी रबी फसल और सरसों भी है जो रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मूंगफली है जो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 12 है कि निम्न में से कौन सही है। तो निम्न में से कौन सही है आपको गेस करना है। पढ़ के मैं सुना देता हूँ फ्रेंड्स कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। नहीं, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी गलत है। सी देखिए, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि निम्न में से कौन सही है। तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 13 देखें। सवाल नंबर 13 आपका है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 19 का 1। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 19(1) के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 का 1। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्थान नहीं है। तो इसमें से एक ऐसा राज्य है फ्रेंड्स जहां पर पंचायती राज संस्थान नहीं है, बाकी 3 में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड में नहीं है। बाकी सब जगह असम, केरल और त्रिपुरा में पंचायती राज संस्थान है, जबकि नागालैंड में आपका नहीं है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन और मेफ्लावर। तो आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स हेक्टर। ठीक है, क्योंकि जो भारत में सबसे पहला जहाज आया था अंग्रेजी जहाज, उसका नाम था हेक्टर। अगर हेक्टर ऑप्शन में नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। क्योंकि फ्रेंड्स उसी बेड़ा में आपका रेड ड्रैगन शामिल था। अगर जो ऑप्शन में हेक्टर रहेगा फ्रेंड्स तो हेक्टर को मारेगा। लेकिन इस देखिए भी प्रश्न आपका एसएससी में पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। चलिए इसको हम लोग डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। नोट्स में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर रुका था। याद रखिएगा, ये भी ऊपर दिए गए ऑप्शन में हेक्टर नहीं दिया हुआ, इसलिए राइट आंसर रेड ड्रैगन होगा, क्योंकि रेड ड्रैगन है जो उसी जहाजी बेड़े में शामिल था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, हेक्टर अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो रेड ड्रैगन मारेगा। सवाल एक बार फिर से देखिए, कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। तो रेड ड्रैगन। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16, शिवाजी के गुरु कौन थे। तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था फ्रेंड्स, नामदेव, रामदास, एकनाथ, तुकाराम। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी के गुरु का नाम था क्या, रामदास। सवाल नंबर 17 को देखें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है गेस करिए फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के जो महान्यवादी हैं इनको संसद को संबोधित करने का भी अधिकार प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, जरूर याद रखें कि किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत के महान्यवादी को यह अधिकार प्राप्त है। सवाल नंबर 18 है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। तो देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो क्या होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानूनी सलाहकार। सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है कि प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का भी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है आजकल। तो गेस करें कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, उसका उल्टी यानी अपोजिट प्रक्रिया निम्न में से क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में है स्टार्च का पाचन, लोहे को जंग लगना, फलों का पकना या लकड़ी का जलना।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लकड़ी का जलना। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होता है और ऑक्सीजन निकलता है। जब लकड़ी हम जलाते हैं फ्रेंड्स तो इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकलता है फ्रेंड्स, और ऑक्सीजन की मदद से वो जलता है। देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है, तो लकड़ी का जलना है जो प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया है। सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 आपका है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थितीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो सौर ऊर्जा जो आपका सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आता है फ्रेंड्स, उसका अधिकतम स्थितीकरण होता है जो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे पादप। हरे पादप मीन्स क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। तो हरे पादप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि पत्तों में दिखाई देने वाले सिराएं काम करती है। तो पत्ते में देखिए जो सिरा दिखाई पड़ती है वो क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालन का काम करता है। किसका, चालन का। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्तों में दिखाई देने वाले सिराएं प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु आवश्यक खाद्य एवं जल का चालन करती है। ठीक है, तो देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था इस टाइप से कि पत्तों में जो सिरा दिखाई देती है वो क्या काम करती है, तो चालन का काम करती है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए कहता है किस प्रकार का पेड़ है जिसे सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आतपोदभिद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा पेड़ है जिसको सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा आतपोदभिद हो जाएगा। देखिए इसके बारे में डिटेल लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, इससे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा कि ऐसे पेड़ पौधे जो प्रकाश में भली भांति उगते हैं, ठीक है, और छाया में अच्छी प्रकार से नहीं उगते, जिनके लिए प्रकाश बहुत ही जरूरी है, प्रकाश रहेगा तभी वो उगेंगे, उन्हें प्रकाश प्रेमी या आतपोदभिद, जिसको हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नाम सुने होंगे। हेलोफाइट्स इसका अंग्रेजी हो गया, इसका हिंदी होता है आतपोदभिद कहते हैं। जैसे सूर्यमुखी, सागौन और चीड़, ये सब पेड़ हैं जो क्या है, सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ के अंतर्गत आते हैं। यानी सूर्यमुखी और सागौन और चीड़ को हम लोग कह सकते हैं क्या, सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कह सकते हैं। तो इसके देखिए सवाल क्या था कि कौन सा पेड़ है जो सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए आतपोदभिद, जिसे अंग्रेजी में क्या हुआ, हेलोफाइट्स। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 23 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है। तो संविधानेतर संस्था कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजना आयोग है जो क्या है, संविधानेतर संस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 आपका है कि किसे इको प्रणाली में ग्रासलैंड में शामिल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का भी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थलीय। किसे इको प्रणाली में ग्रासलैंड में शामिल किया गया है, तो स्थलीय को। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ग्रासलैंड ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं जहां दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए हो, यह स्थलीय इको प्रणाली में शामिल किया जाता है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि ग्रासलैंड किसे कहते हैं। तो ऐसे विस्तृत क्षेत्र को ग्रासलैंड कहते हैं जहां दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए हो। अब यहाँ पर प्रश्न क्या था कि किसे इको प्रणाली में ग्रासलैंड में शामिल किया जाता है, तो स्थलीय को शामिल किया जाता है। यहाँ पर यहीं पर लिखा हुआ फ्रेंड्स कि स्थलीय को इको प्रणाली में शामिल किया जाता है। सवाल नंबर 25 को देखें। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो प्राणियों और पादप मीन्स पेड़ पौधा, तो उनके परिवेश से संबंध को अध्ययन क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आप 26 को देखिए। सवाल नंबर 26 है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस करें। उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होते हैं वो किसके समकक्ष होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखिए। सवाल नंबर 27 है कि एक बैटरी परिवर्तित करती है। तो जो एक बैटरी है वो क्या परिवर्तित करती है, तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
गेस करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक बैटरी परिवर्तित करती है। चलिए सवाल नंबर 28 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 28 की वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 का फैराडे द्वारा। सवाल नंबर 29 को देखिए कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में फ्रेंड्स। तो उस समय वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में कि किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है। देखिए जो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा आता है फ्रेंड्स, तो पादप यानी पेड़ पौधा है वो कितना प्रयुक्त करता है, कितना प्रतिशत है जो प्रयुक्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1% वो प्रयुक्त करता है। ठीक है, जो आहार श्रृंखला होता है उसमें पादप द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है तो कितना होता है? 1% ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक सवाल और पूछा जाता है कि जैसे कि पादप हरे पौधे हैं उसको जो खाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ से जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वो 10% होता है। जैसे घास हो गया फ्रेंड्स, तो घास को जो शाकाहारी जीव जैसे कि बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब खाती है, तो कितना का उसमें स्थानांतरण होता है? तो 10% का होता है। लेकिन इस तरह से अगर सवाल पूछा जाए कि आहार श्रृंखला में पादप यानी पेड़ पौधे द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है तो कितनी होती है? तो मात्र 1% होती है। देखिए ये भी सवाल पूछा गया था आपको एसएससी में। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1%। तो ये आपका 30 प्रश्न था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आपको प्रत्येक दिन वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि बीच में इधर मैं जीविका से संबंधित वीडियो ज़्यादा अपलोड कर रहा था क्योंकि उन लोगों को विलेज इंटर्नशिप हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको जनरल कंपटीशन के लिए सभी अच्छे प्रश्न कलेक्शन कर करके आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।